बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लेसन नंबर आपके पास 4 चल रहा है, ठीक है। जो आपको स्लाइड रिकमेंड की है, जिस स्लाइड का नाम लेसन नंबर 4 है, ठीक है, उस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आज का टॉपिक जो आप लोगों ने बेसिकली 2 टॉपिक स्टार्ट करने हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन को आज वाइंड अप करना है और आगे हमने 4 मेथड आज स्टार्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा के नाम से। याद रहे डिफाइनिंग लैंग्वेज का टॉपिक स्टार्ट किया है कि लैंग्वेज को डिफाइन करने के हमारे पास जो मेथड है पढ़े। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, रिकर्सिव पढ़ा, रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ा। आज हम चौथे वाला मेथड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के जरिए भी आपके पास लैंग्वेज को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को पहले वाइंड अप कर लेते हैं। आपके पास ना रेगुलर एक्सप्रेशन का एक क्लास टॉपिक था, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इससे पढ़ने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पर, उसको डिस्कस कर लें। हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 और एक रेगुलर एक्सप्रेशन R2, दो रेगुलर एक्सप्रेशन दी हैं। दोनों थोड़े से सिमिलर हैं। डिफरेंस ये है यहाँ पे a प्लस b होल के ऊपर स्टेरिक है, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल a के ऊपर स्टेरिक प्लस b के ऊपर स्टेरिक, ठीक है। अब ये एक ऐसी स्ट्रिंग है आपके पास जो आपके पास क्या करेगी, एक जैसे कभी भी लैंग्वेज को जनरेट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये होल जो है ना, होल के ऊपर स्टाइल, ये आपके पास ऐसे अल्फाज, ऐसे स्ट्रिंग, ऐसे वर्ड जनरेट करेगी जिसमें ए और बी इकट्ठे भी कंकैटिनेटेड जुड़े हुए भी आएंगे। जबकि ये वाली आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन कभी भी ऐसा कोई भी स्ट्रिंग या वर्ड जनरेट नहीं करेगी जिसमें ए और बी दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है। याद रहे दरम्यान में ये जो प्लस ऑपरेशन है, इससे मुराद मैंने आपको कहा था या लेनी है। या से मुराद है या तो ये चीज आएगी या तो ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जब भी आएगा यहाँ तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे, यहाँ तो ये वाला। अगर ये यूज करते हो तो आपके पास क्या होगा, नल जनरेट करेगा, सिंगल ए जनरेट कर देगा, डबल ए, ट्रिपल ए, अप टू सो ऑन, ए ही जनरेट करता रहेगा, कभी इसमें बी नहीं आएगा। और अगर ये वाला पिक करते हो तो आपके पास नल आएगा या बी आएगा, या 2 टाइम बी, 3 टाइम बी, 4 टाइम बी। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, होल के ऊपर स्टैरिक है तो पहली बार तो नल जनरेट कर देगा, ठीक है। अगली बार इसकी पावर अगर 1 अज्यूम कर ले तो यहाँ तो ये a जनरेट करेगा, यहाँ तो ये क्या बनाएगा आपके पास b, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रिंग थी ना जो आपके पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ a और b जनरेट करती है, हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है R1 does not generate any string of the concatenation of a and b while R2 generate। R1 कभी भी a और b के जुड़े हुए आपके पास स्ट्रिंग या वर्ड जनरेट कभी भी नहीं बनाएगी, जबकि R2 आपके पास बनाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम लोग ना वर्ड जनरेट के भी करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर R1 को लेता हूं तो R1 के अंदर आपके पास क्या दी, a स्टैरिक प्लस b स्टैरिक। सबसे पहला आपके पास क्या करते हैं, लैंग्वेज का हम लोग वर्ड जनरेट करते हैं। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में से क्या आएगा, यहां तो ये वाला पार्ट आएगा, यहां ये प्लस का मतलब होता है r, यहां तो ये वाला, यहां ये। अगर ये पिक कर लें a स्टैरिक तो ये आपके पास क्या जनरेट कर देगा, सबसे पहले नल, ठीक है। अगर ये वाला पिक कर लें बी स्टैरिक तो ये भी आपके पास सबसे पहले क्या जनरेट करेगा, आपके पास नल एक ही बार लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगली पॉसिबिलिटी में आपने क्या करना है जी, पावर्स 1 कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। अब क्योंकि दरम्यान में प्लस है, या तो आप लोगों ने इसको पिक करना है या इसको पिक करना है। अगर इसे पिक करेंगे तो सिंगल ए बन जाएगा, अगर इसको पिक करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगल बी, ये भी वर्ड बन गए। अगली पॉसिबिलिटी देखने के लिए पावर्स क्या अज्यूम कर लेनी है आपने, 2, ठीक है। दरम्यान में क्या प्लस, या तो ये पिक करोगे या ये पिक करोगे। अगर ये पिक कर लेते हैं तो आपके पास डबल ए जनरेट हो जाएगा, और अगर ये पिक कर लोगे तो आपके पास डबल बी जनरेट हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं जनरेट कर। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, पावर 3 अज्यूम कर लेते हो, ठीक है। तो अगर ये वाला हिस्सा पिक किया तो आपके पास ट्रिपल ए आ जाएगा, और अगर ये वाला हिस्सा पिक किया तो आपके पास ट्रिपल बी, अप टू सो ऑन। कहीं पे भी दोनों आपके पास लेटर कंकैटिनेट नहीं होंगे, ऐसी लैंग्वेज कोई भी जनरेट नहीं करेंगे। जबकि इसके मुकाबले में, ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम लोग क्या करें, सेकंड अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लें, ठीक है, R2 लेके बात करें जो कि है a प्लस b होल के ऊपर स्टैरिक, ठीक है। तो देखते हैं इससे हमारी कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी, R2 से। R2 को मैं रेड कलर से लिख देता हूं ताकि आसानी से आपको पता चल जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, होल के ऊपर स्टैरिक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि नल जनरेट करेगा, नल लिख देते हैं।
अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी के लिए क्या कर लेंगे, पावर 1 अज्यूम कर लेंगे। 1 का मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा एक बार, ठीक है, ये सारा कुछ क्या है एक बार आएगा, जबकि इसके अंदर देखो तो क्या है a प्लस b है, या तो आपके पास खाली क्या आएगा a, या आपके पास खाली क्या आएगा b आएगा, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी के लिए दोनों वर्ड अकेले अकेले आ सकते हैं, यहां a आएगा यहां b आएगा, आएगा कितनी बार 1, एक बार, ठीक है। अगर मैं यहां पे पावर 2 अज्यूम कर लूं तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं a प्लस b इंटू a प्लस b, ठीक है, पावर 2 है ना, दो बार इसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, पहले वाले पार्ट में से यहां तो a आएगा, ठीक है, पहले वाले पार्ट में से यहां तो a आएगा, ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट में से क्या ले लेते हैं, उसमें से भी हम लोग पहली बार के लिए क्या ले लेते हैं a। और भी इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या बन रही है कि हो सकता है हम लोग पहले वाले पार्ट में से a ले लें लेकिन दूसरे वाले पार्ट में से क्या ले लें b, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी होगी। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि पहले वाले से a ना लें, हम लोग पहले वाले में से b ले लें और दूसरे वाले में से आपके पास क्या लें, a ही लें। अगली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि दूसरे वाले में से भी a ले लें और पहले वाले में से भी क्या ले लें, a, आपके पास b ले लें। तो आपके पास ये क्या करेगा, दोनों के मिक्सिंग कंकैटिनेटेड वर्ड भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्ड आपके पास इकट्ठे आ भी रहे हैं। अब तो सोन आगे बढ़ते जाओ, 3 टाइम के लिए आपके पास ये आपने 3 टाइम अज्यूम कर लेने, आपके जनरेट करना पहले भी बताए हैं वर्ड, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर पहला वर्ड बनाते हैं, इसमें से भी पहला वर्ड ही पिक कर लेते हैं, इसमें से भी पहला और इसमें से भी पहला, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये है जैसे आप लोग मल्टीप्लाई लेते हो मैथ में कि इसमें से भी एक लाजमी आना है, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, जहां सिंपली मल्टीप्लाई वाला मेथड देख लो जो आपको एक ट्रिक बता दे याद करने का कि a को इससे मल्टीप्लाई किया, a का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम a हो गया और फिर इससे मल्टीप्लाई होता a का क्यूब आ गया, यहां से भी a, यहां से भी a और अगले में से क्या ले लो, b ले लो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पहले दोनों में से a ले ले, उसमें से b ले ले। पहले दोनों में पहली बार क्या किया, पहले दोनों में से भी a और इसमें से भी a लिया, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया, दोनों में से a और इसमें से इस बार a के बजाय आपने b ले लिया, तो ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगला कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हो, इसमें से भी a ही रहने देते हो, इस बार इसमें से a की बजाय क्या पिक कर लेते हो b और अगले वाले में से क्या ले लेते हो a, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, पहले वाले में से a ही लेते हो लेकिन अगली दूसरे वाले में से b ही लेते हो लेकिन अगले वाले में से क्या ले लेते हो आप b। अब तो सोन इस तरह से आप लोग क्या कर रहे हो, कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हो। तो ये आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, ऐसी स्ट्रिंग बनाएगा जिसमें आपके पास a और b कंकैटिनेट होके आ रहे हैं, जबकि ये ऐसे वाले कोई भी वर्ड जनरेट नहीं करेगा, स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे आपके पास आखिरी आज का हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है, नाम है इक्विवेलेंट। बात हमने पहले भी एक बार की है, एक चीज होती है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट। इक्वल के अंदर क्वांटिटी जो होती है उसके आपके पास क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट में एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है, उसमें लिखा है 1 2 3, एक सेट में लिखा है a b c, तीनों में क्या है, 3 एलिमेंट, तो ये तीन दोनों सेट के हैं आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट होने के लिए क्या जरूरी है, अगर पहले में 1 2 3 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 ही होना चाहिए, चाहे तरतीब आगे पीछे हो, 3 2 1 लिखा हो, 2 1 3 लिखा हो, 1 2 3 लिखा हो, ठीक है। यानी कि उनकी क्वांटिटी भी और एलिमेंट का भी आइडेंटिकल होना, सेम होना जरूरी है, तब वो आपके पास इक्विवेलेंट कहलाता है। यहां पे कहते हैं two regular expression are said to be equivalent if they generate the same language। अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है और आपके पास दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन से जब आप स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हो, वर्ड बनाने की कोशिश करते हो और वो सेम वर्ड बना देता है, यानी कि एक ही लैंग्वेज के वर्ड जनरेट करता है, पहले वाले रेगुलर एक्सप्रेशन से भी वही स्ट्रिंग बनती है, वही आपके पास लैंग्वेज जनरेट होती है, दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन से भी वही लैंग्वेज जनरेट होती है, इट मीन वो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आपके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में दिया है यहाँ पे a plus b होल के ऊपर क्लीन सा क्लियर यानी कि स्टैटिक है और साथ में इसके जोड़ा हुआ है हमने a डबल a प्लस डबल b, जबकि दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन में a प्लस b क्लीन सा क्लियर के साथ डबल a जोड़ा हुआ है प्लस a प्लस b होल के ऊपर क्लीन सा क्लियर साथ में b, ठीक है। तो वैसे भी मैथ के लिहाज से देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, आगे से इसके मल्टीप्लाई किया गया, आगे, ठीक है। वैसे इस तरह याद नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास क्या करेंगी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी, ये भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर देगा और एंड पे ये डबल ए लगाएगा या डबल बी लगाएगा। और इससे पे भी गौर करो तो दरमियान में आपके पास यहाँ पे प्लस डला हुआ है ना, तो यहाँ तो ये वाला हिस्सा पिक करोगे, यहाँ ये दोनों में से कोई एक, अगर ये पिक कर लो तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करके एंड पे डबल ए, अगर ये पिक करते हो तो ये भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करके डबल बी,
ऊपर भी यही बात हो रही है, नीचे भी यही बात हो रही है, इसलिए दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास क्या करेंगे, सेम लैंग्वेज जनरेट करेंगे। इसलिए दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास क्या कहलाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक छोटी सी बात है, आपके पास आपकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जो लैंग्वेज जनरेट करता है, लैंग्वेज आप लोग जो लिखोगे, उस लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज नहीं फिर बोलते, रेगुलर लैंग्वेज बोलते हो। लैंग्वेज जनरेटेड बाय द एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास अगर एक लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, उस लैंग्वेज को आपने पर्टिकुलरली क्या कह देना है, आपने रेगुलर लैंग्वेज बोल देना। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने, दो एग्जांपल मर्ज करके लिखा है, एक में उसने जनरल लिखा होता है, एक में उसने वैल्यू देके लिखा, तो मैंने दोनों को इकट्ठा करके जोड़ दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सपोज कर लो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये वाला, एक रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है ये वाला। ये R1 रेगुलर एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज बनाएगा उसका नाम L1 है, ये R2 रेगुलर एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज जनरेट करेगा उसका नाम क्या है, L2। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को प्लस डाल के लिखूं, तो ये जो लैंग्वेज बनाएगा वो लैंग्वेज भी क्या होगी, ऐसे ही बनेगी कि उसमें देखो इसके स्टार्ट में क्या R1 आ रहा है पहले, प्लस आपके पास R2 है। ठीक है, यहां पे भी आपके पास क्या होगी, ऐसी ही लैंग्वेज जनरेट होगी जिसमें आपके पास क्या होगा, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन के भी वर्ड आ रहे होंगे और दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाले वर्ड भी आ रहे होंगे। ठीक है, या इसे आप लोग मैथ के लिहाज से यूनियन डाल के भी लिख सकते हो कि दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस के बनने वाले वर्ड आप लोग कंबाइन करके लिख दोगे। ठीक है, सिंपली कहना ये चाह रहा है कि अगर R1 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज बना रहा है, ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज बना रहा है, तो इन दोनों का प्लस भी क्या करेगा, आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज ही बनाएगा। और उसको डिनोट कैसे किया जाएगा, R1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस R2 की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। इस तरह से हम लोग इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरली डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके साथ एक और एग्जांपल है, कहता है कि R1 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन, R2 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जाए तो आपके पास ये भी क्या करेगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा और इससे एक रेगुलर लैंग्वेज ही बनेगी। और इसमें पर्टिकुलरली हर बार पहले R1 रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाले ही वर्ड आया करेंगे और उसके बाद दूसरे नंबर पे सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन के ही आपके पास वर्ड यानी कि स्ट्रिंग आया करेंगे। ठीक है, यानी कि R2 ये चीज भी आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगी और इससे बनने वाली लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरली इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो, किया गया R1 की जगह उसकी वैल्यू उसका एक्सप्रेशन लिख दिया है, R2 की जगह मैंने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, इसी तरह नीचे कह रहा है अगर R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 का उसके का क्लीन सा क्लियर भी ले लोगे तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही रहेगा। और R1 के क्लीन सा क्लियर से जो लैंग्वेज बनेगी वो एक रेगुलर लैंग्वेज ही रहेगी। और इस R1 को आप लोग फिर किस तरह डिनोट कर सकते हैं, किस तरह R1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी और वो क्लीन सा क्लियर एज इट इज। ठीक है, और छोटी सी चीज आपके पास, ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर द रेगुलर। हर वो लैंग्वेज जिसमें आपके पास क्या स्टार्टिंग और एंडिंग है, आपके पास क्या फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड या स्ट्रिंग है। ठीक है, अप टू सो नहीं है, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो आपके पास लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, हर वो लैंग्वेज जो इनफाइनाइट लैंग्वेज नहीं है बल्कि फाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अंदर मखसूस वर्ड है, 2000 है, 5000 है, जितने भी हैं, लिमिट है उसके अंदर वर्ड्स की। ठीक है, तो आपके पास लैंग्वेज क्या कहलाएगी, रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, कहता है सपोज कर लो आपके पास एक सिग्मा है, ठीक है, और उसके अंदर वो क्या कर रहा है, आपके पास एक लैंग्वेज जनरेट कर रहा है जिसके अंदर स्ट्रिंग की पहचान ये है कि आपके पास उस जो भी लैंग्वेज के वर्ड बना रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसकी लेंथ हमेशा 2 ही होगी और स्टार्टिंग में ए ही आएगा। तो बड़ा पर्टिकुलर छोटा सा मामला हो गया कि लेंथ 2 ही रखनी है, पहले नंबर पे ए ही आ गया, तो आपके पास लेंथ 2 है ना, पहली लेंथ में तो आपके पास ए ही आया करेगा, दूसरी लेंथ में क्या क्या लिख सकते हो, ए और यहां बी लिख सकते हो। तो ये आपके पास सिर्फ 2 ही वर्ड जनरेट कर रहा है। तो एक फाइनाइट लैंग्वेज है ना, लिमिटेड लैंग्वेज है, तो एक आपके पास क्या कहलाएगी, रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। और हर रेगुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लाजमी होता है, ये कह लो हर रेगुलर एक्सप्रेशन का हर रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपके पास रेगुलर लैंग्वेज लाजमी तौर पे बनाता है। यहां तक आपके पास क्या था, आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रहे, अगर एक लैंग्वेज फाइनाइट हो ना, उसके अंदर 1000 भी वर्ड हो और आपके पास उस लैंग्वेज का आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने को कहा जाए, तो बड़ा सिंपल सा काम है, उसके सारे वर्ड पकड़ो और उनके दरमियान में क्या कर दो, कोमे खत्म करके प्लस का निशान डाल दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर 5 है, लेट्स सपोज आपके पास एक लैंग्वेज है, उसमें आपके पास एक बी, डबल ए और डबल बी, फाइनाइट आपके पास क्या स्ट्रिंग,
ठीक है, एक लैंग्वेज है, आपको कहा गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दिखाओ। आपने क्या करना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए ए भी लिख दो, बी भी लिख दो, डबल ए भी लिख दो, डबल बी भी लिख दो और इनके दरमियान में क्या कर दो, प्लस डाल दो, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। लैंग्वेज बस फाइनाइट हो तो वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है और हर रेगुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। और सबसे आसान तरीका क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का, सारे वर्ड पकड़ो चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, उनके दरमियान में प्लस का निशान डाल दो, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसे जनरलाइज करना भी सीखेंगे। ठीक है, कि किस तरह छोटा करके भी लिख सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, जब टॉपिक आएगा। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब आज साथ ही हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। ये भी लेसन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ आपके पास। ठीक है, वो स्लाइड इसका नाम लेसन 4 है। ठीक है, डिफाइनिंग लैंग्वेज मेथड नंबर 4 नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट लफ्ज इसके साथ फाइनाइट लगा है। जैसे पीछे आप रेगुलर एक्सप्रेशन में भी पढ़ के आए थे कि लैंग्वेज अगर फाइनाइट हो तो उसका रेगुलर लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, याद रहे जितनी चीजें पढ़ रहे हो ना ये सारी जुड़ी नहीं है आपस में। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, आपने स्टेटमेंट लेकर, ठीक है, लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और बाद में इसका रिकर्सिव मेथड देखा था। उसके बाद उसी लैंग्वेज के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन भी देखे थे, उसी लैंग्वेज के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना भी सीख रहे हो। आगे जाके थ्योरम भी आने वाले हैं जिसमें आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड में एक लैंग्वेज डिफाइन होगी, आप उस लैंग्वेज को पढ़ के उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओगे। ठीक है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए उसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करेंगे। और ये वाइस वर्सा होते हैं आपके पास, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन से डिस्क्रिप्टिव में जाया जा सकता है और डिस्क्रिप्टिव से रेगुलर एक्सप्रेशन में। रेगुलर एक्सप्रेशन से आप लोग फाइनाइट ऑटोमेटा में आ सकते हो और फाइनाइट ऑटोमेटा से आप रेगुलर एक्सप्रेशन में, या रेगुलर एक्सप्रेशन से डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव में जाया जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव से डायरेक्ट आप लोग फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी आ सकते हो। अब देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहता है। कहता है फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग स्टेप। कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, स्टेप है, 3 स्टेप्स हैं आपके पास। अगर कहीं पे भी ये तीनों स्टेप एग्जिस्ट करते हैं तो आप लोग कह दो कि यार ये चीज जो है ये फाइनाइट ऑटोमेटा। और 3 स्टेप क्या है, कहता है एक ऐसी चीज जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो। ठीक है, आपके पास क्या हो, स्टेट्स जो हैं वो फाइनाइट हो। ठीक है, जिसके अंदर से 1 इज इनिशियल एंड सम और मे बी नन। 1 2 3 4 5 हो सकता है, कोई भी ना हो, इनिशियल स्टेट लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है कि आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, डायग्राम वगैरह बनाने वाले, स्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हो। स्ट्रेट से क्या होगा आपकी स्ट्रेट में होगा क्या कि आप लोग स्टार्ट करोगे इनिशियल स्टेट से। इनिशियल हमेशा एक ही होगी, एक से ज्यादा कभी नहीं होगी। स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, एंडिंग हो सकता है एक हो, एंडिंग हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, और की केसेस में हो सकता है कि हो ही ना। ठीक है, तो उसके बाद कहता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर। सिग्मा के अंदर आपके पास फाइनाइट, अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़ी सब में सिग्मा फाइनाइट ही था। यहाँ ए बी आता रहा, यहाँ एबीसी आता रहा, 0 1 आ गया, तो आप लोग फाइनाइट सिग्मा हमेशा नॉर्मली आपके पास जितना भी है वो फाइनाइट ही है। लेकिन हो सकता है किसी सिनेरियो में आपके पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट भी हो। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे आपके पास क्या होने चाहिए, लेटर भी। सिग्मा के अंदर एबीसी जो लेटर लेते हो वो भी आपके पास फाइनाइट होने चाहिए, और वो आपके पास स्टेट भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन स्टेट्स को जोड़ने वाली लाइनें जो होती हैं, एजेस जो होते हैं, जिसे आप ट्रांजिशन कहते हो, एक स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट में जाना, ये ट्रांजिशन होती है, एक हालत से दूसरी हालत में जाना। ठीक है, तो जो आप एक स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट तक जाने के लिए लाइन ड्रॉ करते हो, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। आपके पास ये ट्रांजिशन भी फाइनाइट होनी चाहिए। ट्रांजिशन फाइनाइट हो, नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट हो, आपके पास लेटर भी फाइनाइट हो, तीनों चीजें फाइनाइट हो, तो आपने जो चीज बनाई है या जो चीज आपके सामने गिवन है वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे कहता है फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन के बारे में, फॉर ईच स्टेट और फॉर ईच इनपुट। हर एक स्टेट में हमारे पास ना इनपुट गिवन होती है, और वो इनपुट भी आपके पास फाइनाइट ही होगी। ठीक है, फॉर ईच स्टेट फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज अ ट्रांजिशन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम द वन स्टेट टू अदर स्टेट। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन होती है हमें ये बताती है कि हम लोग अगर स्टेट नंबर 1 में खड़े हैं, अगर मैं यहां से ए पढ़ता हूं तो मैं कहां पे जाऊंगा, अगर बी पढ़ता हूं तो कहां पे जाऊंगा। तो क्या हो गया, फॉर ईच स्टेट आपको फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, और उन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास क्या होते हैं, लेटर। और अगर 1 पढ़ोगे तो वहां आप लोग स्टेट नंबर 2 में जा रहे हो, 3 पढ़ोगे तो आप लोग स्टेट नंबर बी पढ़ोगे तो स्टेट नंबर 3 पे जा रहे हो। तो आपके पास ट्रांजिशन ये चीजें शो करती हैं आपके पास। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, एक स्टेट का नाम x है, दूसरी स्टेट का नाम y है, तीसरी स्टेट का नाम z।
और इसमें तो जो x है वो हमारी इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, z हमारी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें कहा गया है कि हमारी फाइनाइट ऑटोमेटिकली हमारे पास जो लेटर्स हैं वो क्या है, a और b। अभी तक देखो चीजें फाइनाइट ही हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट, नंबर ऑफ लेटर आपके पास फाइनाइट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी हमारे पास 1 से 4 फाइनाइट ही है। कहता अगर आप x वाली स्टेट पे हो और वहां से a पढ़ते हो तो आप z पे पहुंच जाते हो, अगर आप x वाली स्टेट पे हो वहां से b पढ़ते हो तो y पे चले जाते हो, ठीक है। अगर आप y पे हो, ठीक है, तो वहां से a पढ़ लो या b पढ़ लो, दोनों में से जो मर्जी पढ़ो, आपने y पे रह जाना है, y पर a पढ़ोगे y पे रहोगे, y से b भी पढ़ोगे तो y पे रहोगे। और अगर आप z वाली स्टेट पे हो वहां से a पढ़ लो तो z पे रहोगे, अगर b भी पढ़ते हो तो z पे ही रहोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फाइनाइट ट्रांजिशन थीम ही है, ठीक है। इसके लिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या गिवन है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लोग क्या करते हैं, ड्रा भी करते हैं। ड्रा करने के लिए अपनी आसानी के लिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इसके एक टेबल बनाते हैं, इसे ट्रांजिशन टेबल बोलेंगे। उसमें करना आपने क्या है, आपने जो ये ट्रांजिशन पढ़ी है इनको इस टेबल में ड्रा कर लो, ठीक है। एक साइड पे आपने स्ट्रेट ड्रा कर लेनी है, ठीक है, कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रेट है, हमारी ये जो पहली स्ट्रेट है उसका नाम था x, दूसरी स्ट्रेट का नाम था y, तीसरी स्ट्रेट का नाम क्या था z। और साथ ही कहा होता x हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को आप लोग माइनस के साथ डिनोट करते हो, ये पर्टिकुलरली इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फाइनल स्टेट को आप लोग प्लस के जरिए डिनोट करते हो, ठीक है। तो आपने यहां पे अपनी स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है, और ऊपर आप लोगों ने क्या करने हैं, अपने लेटर कितने दिए हैं हमारे पास, a और b। एक कॉलम में a को ड्रॉ कर लिया और एक कॉलम में आपने b को ड्रॉ कर लिया। अब देखो होता क्या है, कहता जब आप x पे थे, अच्छा जी हम x पे थे, a पढ़ोगे तो कहां जाओगे, z पे, x पर a पढ़ा तो हम लोग कहां पे चले गए, z पे, x पे b पढ़ोगे तो कहां जाओगे, y पे, x पे b पढ़ा तो कहां चले गए, y पे, ठीक है। दोनों रीडिंग होगी, x के लिए a भी पढ़ लिया, b भी पढ़ लिया। अब अगले स्टेट पे जाते हैं, y पर। y के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, y से a भी पढ़ते हो या b पढ़ लो, y पे रहोगे, y से a पढ़ा तो y पे रहे, y से b पढ़ा तो कहां पे रहे, y पे रहे। तो y के लिए भी दोनों लेटर पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, z पे आ जाओ, z पे भी a पढ़ो या b पढ़ लो, कहां पे रहोगे, z पे। तो z पे a पढ़ा तो तब भी z पे, z पे b पढ़ा तो तब भी आप लोग कहां रहोगे, z पे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेबल को ट्रांजिशन टेबल का नाम दिया जाता है, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है, इसे हम लोग ट्रांजिशन टेबल कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग ने क्या करना है, इस ट्रांजिशन को टेबल को देखते हुए हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहली इनिशियल स्टेट का नाम क्या, x, इस स्टेट का नाम क्या रख लेते हैं x, और इसमें माइनस भी लगा दो, ठीक है, या इस तरह लिख दो या खाली इसमें माइनस डाल दो और इसके ऊपर छोटा सा वैसे ड्रॉ कर दें, तो बहरहाल बेहतर होता है अंदर नाम भी मेंशन कर दें। ये हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन जो होती हैं, ये जो ट्रांजिशन है इनको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो। लाइन क्या होगी, हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट है, मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, इसका नाम x रख दिया, इसका नाम y रख दिया, इसका नाम z। x हमारी इनिशियल स्टेट थी, उसमें माइनस आ गया, z हमारी फाइनल स्टेट थी, उसमें क्या आ गया आपके पास, प्लस आ गया, ठीक है। अब कहता क्या है, जो वो कह रहा है उसे ड्रॉ करते जाओ। कहता x से a पढ़ोगे तो z पे जाओगे, ये x इससे a पढ़ा और z पे चले गए, ठीक है। ये हमारी ट्रांजिशन ड्रॉ होगी, और ये ट्रांजिशन किसके लिए थी, a के लिए थी। इसके ऊपर हमने क्या कर देना है, लिख देना है। x से b पढ़ोगे तो y पे जाओगे, ये x, यहां से हमने b पढ़ा तो कहां चले गए, y पे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके ऊपर आपने वो लेटर लिख देना जो लेटर पढ़ते हुए आप लोग यहां पे पहुंचे हो, ठीक है। a के लिए दोनों लेटर पढ़ लिए, x के लिए पढ़ लिए, y पे आ जाओ। y पे कहता है अगर a भी पढ़ोगे, y पर a भी पढ़ोगे तो आप लोग कहां रहोगे, y पे रहोगे, और y पे b भी पढ़ोगे तो आप लोग कहां रहोगे, y पे रहोगे। तो ये दोनों लाइनें इसी पे आके खत्म हो रही है, तो हम लोग बजाय इसके अलग-अलग लाइन ड्रॉ करें, हम a की लाइन पे कोमा डाल के भी अलग-अलग कर सकते हैं कि y से a भी पढ़ा तो y पर, y से b भी पढ़ेंगे तो कहां रहेंगे, y पर। नेक्स्ट आपके पास क्या, z पे चले जाते हैं। अब करते हैं z से, जब हमने रीडिंग करनी है a की, z से हमने a पढ़ना तो कहां जाएंगे, z पर। तो z से a पढ़ के वापस हम लोग कहां पे आ जाएंगे, z पर। इसी तरह z से जब b पढ़ेंगे तो कहां जाएंगे हम लोग, z पर ही जाएंगे। तो बजाय इसके दोबारा यहाँ पे भी लाइन लगाने के, इसी पे भी कोमा डाल के अलग करके लिख देता हूँ कि y से b भी पढ़ेंगे तो हम लोग कहां पे आ जाएंगे,
आपके पास दोबारा z के ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। इसे हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं, किसकी? फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट ऑटोमेटा को इस तरह 3 स्टेप में लिखा जाता है, इसकी स्टेट्स, उसके लेटर्स और उसकी ट्रांजिशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं, और इन टेबल को देखते हुए हम लोग बाद में क्या करते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये था आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके मुतालिक कुछ मज़ीद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वही एग्जांपल जो आपने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ी थी, वही एग्जांपल आपने जो रिकर्सिव और रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए भी पढ़ी थी, ठीक है। वही वाली आपके पास एग्जांपल लेके हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को भी डिस्कस करेंगे। वही आपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए थे, उन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग अब आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।